ओके, तो अभी के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है चेरी का स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले जैसा आप सब लोगों को पता है, पीच, प्लम, एप्रिकॉट और आलमंड, ये 4 क्रॉप कंप्लीट हो गए हैं। कौन से सब फैमिली के अंतर्गत? प्रोनोइडी। और ये प्रोनोइडी सब फैमिली में लास्ट आपका जो क्रॉप है वो है चेरी। उससे पहले हमने पोमोइडी सब फैमिली को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने एप्पल, पियर और क्वींस को कंप्लीट किया था। लोक्वाट हम लोगों ने ऑलरेडी सब ट्रॉपिकल के सेक्शन में कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों ही अपने रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। चेरी को कंप्लीट करने के बाद रोजेसी फैमिली में हम लोग का केवल और केवल एक स्ट्रॉबेरी एक ऐसा क्रॉप रह जाएगा जो कि कंप्लीट करना बाकी रहेगा। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट में हम लोग स्ट्रॉबेरी या नट क्रॉप स्टार्ट करें। ठीक है। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग चेरी पढ़ने वाले हैं। चूंकि ये भी उसी सब फैमिली को बिलोंग करता है जिससे आलमंड या आपका पीच, प्लम, एप्रिकॉट था, तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होंगे जो उनसे मिलते जुलते होंगे। पर इसके अलावा भी चेरी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अपन उन चीजों पे प्रॉपरली फोकस करेंगे। चेरी को हम एक सिस्टम में शुरू से नोट करते हुए चलेंगे। प्रॉपरली शुरू से नोट करिएगा आप लोग, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नोट करते जाएंगे। जैसे कि बाकी टाइम हम लोग पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर से नोट करते हैं, तो उसमें क्या टाइम बहुत लगता है। तो हम लोग अभी चेरी के इंटायर कल्टीवेशन शुरू से स्टार्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स एंड सारी चीजें लिखते जाएंगे। जैसे 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 चेरी में जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी वो चीज अपन करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को चेरी को समझना है, तो चेरी के सबसे पहले स्पीसीज के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए कि भाई चेरी में कौन कौन सी स्पीसीज है, किस किस प्रकार के चेरी होते हैं, वो चीज हम लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं चेरी की बात करूं, तो चेरी अपने आप में, अगर बेसिक चेरी की बात किया जाए, तो चेरी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वीट चेरी, और दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर चेरी। ठीक है। स्वीट चेरी का बॉटनिकल नेम क्या है बताइए? प्रूनस एवियम। प्रूनस एवियम। वहीं पे अगर मैं सोर चेरी की बात करूं तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? प्रूनस सिरासस। अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो प्रूनस एवियम जो है डिप्लॉइड नेचर का है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 16 प्लस। बट वहीं पे अगर मैं सोर चेरी की बात करूं तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? ये टेट्राप्लॉइड नेचर का, इसका क्रोमोसोम नंबर है 32। आप लोगों को मैं प्रोनोइडी में शुरू में ही बताया था कि प्रोनोइडी फैमिली में सब फैमिली में सभी का क्रोमोसोम नंबर 16 है, एक्सेप्ट सोर चेरी एंड यूरोपियन प्लम। यूरोपियन प्लम का 48 है, हेक्साप्लॉइड है वो, और इसका है टेट्राप्लॉइड है, ये 32 है। ये चीज याद है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर मैं स्वीट चेरी की बात करूं पर्टिकुलरली, तो जो स्वीट चेरी है, इसी चेरी को हम लोग जो है वाइल्ड चेरी, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है एक वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं बर्ड चेरी भी कहते हैं। याद रखेंगे कि हम लोग जो है स्वीट चेरी जो है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बर्ड चेरी भी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। अब दिमाग में ये आएगा कि ऑलरेडी स्वीट चेरी नाम है, चलो वाइल्ड तो बोल दिए तो बोल दिए, पर इसे हम लोग जो है वाइल्ड बर्ड चेरी क्यों कहते हैं? तो ये हुआ कि जो आपके डी कंडोले थे, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी बोलते हैं ना, जो डी यस सर। कंडोले थे, इन्होंने सबसे पहले देखा, इन्होंने चेरी को सबसे पहले कहाँ ग्रो होते हुए देखा? फर्स्ट टाइम ग्रो होते हुए देखा, फर्स्ट टाइम देखा इन्होंने वाइल्ड फॉर्म में ग्रो होते हुए कहाँ? एक देश में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईरान, यानी कि ईरान का नॉर्दर्न पार्ट, जिसको पहले हम लोग क्या नाम दिया जाया करते थे? पर्सिया। तो डी कंडोलो ने फर्स्ट टाइम चेरी को वाइल्ड फॉर्म में नॉर्दर्न पर्सिया और रशिया में ग्रो होते हुए देखा। पर फिर इन्होंने देखा कि ये रशिया और जो नॉर्दर्न पर्सिया है, उस एरिया, पहले तो देखो पर्सिया के जस्ट बाजू, जैसे कि मैं एक चीज बता देता हूं आप लोग को, ये देखो ये मैप दिख रहा है। देखो आज के डेट में हम कहते हैं कि ये, हाँ सॉरी, ये जो है इतना जो है रशिया है, पर ये डी कंडोले तो भाई 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी वाले आदमी है ना, उस समय बहुत पहले की समय है। आप लोग को पता होगा 1991 से पहले, 91 या 96 से पहले, ये रशिया केवल इतना ही नहीं हुआ करता था। ये मंगोलिया, ये अफगानिस्तान, ये सॉरी, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारा जो देश है,
ये सब भी इसी का पार्ट हुआ करता था और इसे हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे। याद है? यस सर। मतलब ये चीज आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में जो है Yes, कोल्ड sir. वॉर के बाद ये यूएसए जो है वो 15 या 16 देश में टूट गया। ठीक है, जिसमें से एक बड़ा देश बना जिसे हम लोग आज रशिया के नाम से जानते हैं। तो देखो ये जो है मेनली जो डी कंट्रोल है उन्होंने इसको कहाँ देखा, पर्शिया में। ये देख पा रहे हो, ये पर्शिया है। और वहीं पे दूसरा इन्होंने कौन से देश का जिक्र किया है, रशियन प्रोविंसेस, यानी कि रशिया की जो क्या बोलते हैं उसको, रियासत जो है, रशिया की जो रियासत है, यानी कि यूएसएसआर की जो ये रियासत है, इन एरियाज में भी इन्होंने किसको देखा था, चेरी को देखा था। और इन्होंने देखा कि ये जो चेरी के फ्रूट्स इन रशिया, मतलब रशिया के रशियन प्रोविंसेस और ईरान यानी कि पर्शिया के एरिया में है, यानी कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन एरिया में जो चेरी मौजूद है ये जो है ना बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं, सब जगह ये चेरी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और इसके स्प्रेड होने के पीछे का कारण ये था कि चेरी का फ्रूट जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और ये अट्रैक्टिव इंसानों से तो धीरे धीरे ही फैलता, पर ये अट्रैक्टिव है बर्ड्स के लिए। इसके फ्रूट इतने बढ़िया दिखते हैं कि बर्ड्स जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते थे इससे। और बर्ड से अट्रैक्ट होने के कारण ये जो है बर्ड उसे खाती थी और अपने साथ एक जब वो ट्रेवल करते थे तो वो सीड भी इनके पेट में होते हुए पूरा ट्रेवल कर जाती थी और इनके पीसेस से वो जो है क्या बोलते हैं, इनके बाई प्रोडक्ट से वो चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो चूंकि ये बर्ड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी और बर्ड्स के कारण इसका कहीं ना कहीं स्प्रेड बहुत तेजी से हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड चेरी भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बर्ड चेरी नाम क्यों पड़ा ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आपका जो चेरी है ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वीट चेरी और एक होता है सोर चेरी। स्वीट चेरी के बारे में हमने पढ़ लिया। स्वीट चेरी जनरली अपना क्या होता है, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16, पर इसमें ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड वेराइटीज की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड वेराइटीज भी पाई जाती है, बट मेनली ये डिप्लॉइड स्पीसीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्रोमोसोम नंबर और Yes, sir. बॉटनिकल नेम आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर में आपका आता है जिसे हमने क्या नाम से पढ़ा, सोर चेरी। So, sir. अगर हम लोग सोर चेरी की बात करें तो सोर चेरी जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, प्रूनस सेरासस। ये जो सोर चेरी है जिसका बॉटनिकल नेम है प्रूनस सेरासस, ये अपने आप में हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर इसका क्या है, टेट्राप्लॉइड है, ये क्रोमोसोम नंबर है इसका 32। अब एक बात बताओ, स्वीट चेरी डिप्लॉइड ये हो गया टेट्राप्लॉइड, तो कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा। जैसे कि हमने यूरोपियन प्लम को देखा कि वो हेक्साप्लॉइड है, तो कहीं ना कहीं से तो वो ओरिजिनेट हुआ था, है ना? तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ये जो आपका जो सोर चेरी है ये जो है दो चीजों के क्रॉस से डेवलप हुआ है। ठीक है, एक इसमें क्रॉस प्रूनस एवियम है, एक इसका पेरेंट प्रूनस एवियम यानी कि स्वीट चेरी, और दूसरा है प्रूनस फ्रूटिकोसा। ठीक है, प्रूनस फ्रूटिकोसा और प्रूनस एवियम, इन दोनों के क्रॉस से मिलके बना है आपका क्या, सोर चेरी। याद रखेंगे, ठीक है? एक मिनट इसको आप लोग लिखिए, मैं एक बार इसका मैटरनल कैरेक्टर कौन सा है। ओके, ये क्रॉस को ना आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा प्रूनस फ्रूटिकोसा इंटू प्रूनस एवियम। इन दोनों के क्रॉस से क्या बना है आपका जो है ये पर्टिकुलर जो वेराइटी स्पीसीज है सोर चेरी, उसका डेवलपमेंट हुआ है। प्रूनस फ्रूटिकोसा यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड चेरी कहते हैं। ये क्या है आपका, ग्राउंड चेरी। और प्रूनस एवियम क्या है आपका, स्वीट चेरी है। ये देखा गया है कि प्रूनस फ्रूटिकोसा अपने आप में क्या है, डिप्लॉइड नेचर का है। प्रूनस फ्रूटिकोसा सॉरी अपने आप में क्या है, टेट्राप्लॉइड नेचर का है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग जो है प्रूनस एवियम की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, डिप्लॉइड नेचर का है। अगर मैं टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड को क्रॉस करूं तो नेक्स्ट वैरायटी जो बनना चाहिए, नेक्स्ट स्पीसीज या उसका जो सन आना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड क्या होना चाहिए, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड होना चाहिए। ट्रिप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि भाई ये टेट्राप्लॉइड में जब मियोसिस होगा तो इसका जो गेमेटिक कंस्टिट्यूशन है वो आधा हो जाएगा, तो यहाँ पास मियोसिस से क्या बनना चाहिए, 2x। और जब यहाँ पास मियोसिस हो तो यहाँ पास 2x से क्या बनना चाहिए, x। और जब X। दोनों में फ्यूजन होगा तो ये क्या बनेगा,
3x। पर यहाँ पे एक फिनोमेना होता है कि भाई यहाँ तो मियोसिस प्रॉपरली होता है, ठीक है, पर यहाँ पे मियोसिस हो जाता है फेल, जिसके कारण यहाँ पे हमको 2x के नीचे 2x का ही गैमीट मिलता है, अनरेड्यूस्ड गैमीट मिलते हैं। जो इसका पॉलन डेवलप होता है वो होना तो हैप्लॉइड चाहिए, लेकिन ये होते हैं क्या, डिप्लॉइड नेचर के। अब एक बात बताओ, ये डिप्लॉइड दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टेट्राप्लॉइड बनेगा। टेट्राप्लॉइड। इसीलिए आपका जो प्रूनस सेरासस है वो क्या है, टेट्राप्लॉइड नेचर का है। समझ में आ रहा है। तो सोर चेरी जो है, एक तो याद रखेंगे ये पूरा प्रूनस फ्रूटिकोसा के जैसा लगता है, और ये जो है प्रूनस फ्रूटिकोसा और एवियम के बीच में क्रॉस है। प्रूनस फ्रूटिकोसा जो कि अपने आप में टेट्राप्लॉइड है जिससे डिप्लॉइड गैमीट बनता है, और प्रूनस एवियम जो कि स्वीट चेरी है जो कि अपने आप में डिप्लॉइड है, इससे भी डिप्लॉइड गैमीट बनता है क्योंकि यहाँ पर मियोसिस फेल हो जाता है। तो जो गैमेटिक कंस्टिट्यूशन रिड्यूस होना चाहिए वो रिड्यूस ना होके सेम एज इट इज नीचे उतर जाता है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से प्रूनस सेरासस का डेवलपमेंट हुआ है। ये सभी लोगों को क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सर क्रॉस क्रॉस को आप लोग याद रखेंगे। सोर्स एरी क्लियर है आप लोगों को। Yes. Yes, sir. यस। इसके बाद एक एक तीसरा स्पीसीज भी आता है, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए। तीसरा स्पीसीज है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड चेरी, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ग्राउंड चेरी ये क्या है, प्रूनस फ्रूटिकोसा, प्रूनस फ्रूटिकोसा। क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 32। इसके बाद एक चौथा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूक चेरी कहते हैं। ड्यूक चेरी, इसका बॉटनिकल नेम है प्रूनस गोंडविनी। और याद रखेंगे ये जितने भी आपको लिखाया जा रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट है, खासकर क्रॉसेस। ठीक है, 3 ही 4 5 जगह पे आप क्रॉप के ओरिजिन में क्रॉस पढ़ेंगे, तो इन चीजों को बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। अपने रूम में बिल्कुल एक बढ़िया चार्ट फॉर्म में लगा के चिपका दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ड्यूक चेरी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रूनस गोंडविनी। इसकी खासियत क्या है, ये भी अपने आप में 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 32 टेट्राप्लॉइड नेचर का है। ये भी दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस से मिलके बना है। एक क्या है आपका सोर चेरी है, और दूसरा क्या है आपका स्वीट चेरी। सोर चेरी और स्वीट चेरी के क्रॉस से क्या बना है बोलेगा तो ड्यूक चेरी। और सोर चेरी खुद किसके क्रॉस से बना है, तो ग्राउंड चेरी और स्वीट चेरी के क्रॉस से बना है। तो सोर चेरी का बॉटनिकल नेम क्या है, प्रूनस सेरासस। स्वीट चेरी का बॉटनिकल नेम क्या है, प्रूनस एवियम। ठीक है, अगर हम लोग सोर चेरी की बात करें तो ये अपने आप में टेट्राप्लॉइड नेचर का है, वहीं पे अगर एवियम की बात करें तो ये डिप्लॉइड का है। कुछ गलत लिख रहे क्या अपन। ठीक है, अगर यहां से हम लोग गैमीट का फॉर्मेशन करें तो प्रूनस सेरासस से जो गैमीट बनेंगे उनका गैमेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा, 2x. 2x. 2x होगा। और वहीं पे अगर एवियम से बनाऊं तो इसका गैमेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा, X. Applied. x। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अपना मियोसिस फेल हो जाता है, तो ये क्या बनेगा 2x। ये क्या हुआ आपका अनरेड्यूस्ड गैमीट। अब क्या होगा, जब इन दोनों के क्रॉस होगा तो जो नेक्स्ट स्पीसीज आएगा वो क्या बनेगा, टेट्राप्लॉइड ही ना बनेगा। तो टेट्राप्लॉइड में क्या बनता है आपका प्रूनस गोंडविनी। अब एक आध बार किस्मत से किसी कारण से ये फेल हो गया होगा, उसके कारण हमको प्रूनस गोंडविनी जैसी स्पीसीज देखने को मिली। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। यस सर। इसको याद रखना, कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे, तो याद रखना सेरावियम। ट्रिक क्या बनाओगे, सेरावियम सेरासस एवियम। क्लियर है, सेरावियम करके ट्रिक बना के याद रखना, जैसे फेबू करके याद किया था ना, पेंजलियाना इंटू बुचारिका आलमंड का। तो ये क्या है ना, सीक्वेंस को आपको गलत नहीं होने देता। आपको जब क्रॉस आएगा तो सेरासस इंटू एवियम भी आएगा और एवियम इंटू सेरासस भी आएगा, तो वहां पे हमको गलत नहीं होना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी लोगों को। Yes, sir. और अब आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई अनरिड्यूस्ड गैमीट बनते हैं, कई बार मियोसिस फेल होते हैं। ये चीज क्लियर है। Yes, sir. ठीक, अब नेक्स्ट आता है पांचवा जिसे हम लोग कहते हैं नैनकिंग चेरी। नैनकिंग चेरी यानी कि प्रूनस टोमेंटोसा।
2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16। ऐसे ही आप लोगों ने एक नाम रूट स्टॉक के रूप में कई बार देखा होगा, सेंट चेरी। कई सारे क्रॉप में नैनकिंग चेरी, सेंट चेरी आपको देखने को मिलेगा। प्रूनस बेसी, BASSEY, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16, या फिर प्रूनस प्यूमिला, ये दोनों ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16, ये जो है आपका क्या है, सेंट चेरी है। ठीक है, ये जो नैनकिंग चेरी और सेंट चेरी है, ये दोनों को एज एन ड्वार्फिंग रूट स्टॉक यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने इसका उपयोग जो है पीच में भी देखा है, प्लम में भी देखोगे, एप्रिकॉट में भी देखोगे, सभी जगह पे जब आप लोग इसके रूट स्टॉक को अच्छे से खंगालोगे थोड़ा डिटेल में, बहुत सारे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। जैसा आप लोगों ने आलमंड और सब में देखा है ना कि अलग अलग क्रॉप के रूट स्टॉक भी यूज होते हैं, तो चेरी के ये दो रूट स्टॉक यूज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, एक लास्ट स्टार मार्क कर लेना जिसे हम लोग कहते हैं परफ्यूम चेरी। ये नाम पूछा जाएगा क्योंकि ये रूट स्टॉक में भी इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम चेरी, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं महालेब। इसका बॉटनिकल नेम है प्रूनस महालेब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें आप लोगों को? तो स्पीसीज क्लियर हुआ आप लोगों को, सभी लोगों को चेरी का? यस सर। Yes, sir. तो इतने प्रकार के रूट चेरी हैं जिसमें से स्वीट और सोर तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा ग्राउंड चेरी इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सोर चेरी का क्रॉस है, और ड्यूक चेरी स्वीट चेरी और क्रॉस सोर चेरी के क्रॉस से बना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब बच ही ये दो इस चेरी की है, तो इसको क्या छोड़ना है, ये तो रूट स्टॉक में वैसे भी याद करोगे आप। तो अल्टीमेटली चेरी के सारे स्पीसीज को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब सर चूंकि हमने महालेब चेरी में के क्रोमोसोम नंबर महालेब का क्रोमोसोम नंबर आई थिंक डिप्लॉइड है, ये नॉर्मल डिप्लॉइड है, इसका मेंशन नहीं है, नॉर्मल डिप्लॉइड होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि हमने चेरी के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को पढ़ लिए हैं, तो क्यों ना हम लोग इसकी स्पीसीज के झंझट को ही खत्म कर दें। तो सीधा सीधा एक बार आप लोग इसके रूट स्टॉक को लिख लो। ठीक है, तो रूट स्टॉक को सबसे पहले मैं आप लोग को सिंपल तरीके से, जैसे जो जो रूट स्टॉक को बाई नेम पूछा जा सकता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो बाई नेम में हम लोगों को याद होगा, अगर आप लोग को एक ट्रिक हो कि मामा जी, मामा और पापा जी को ओपन गेंगम स्टाइल, बीच में एक गाना आया था याद होगा, कराएंगे। एक टाइम का यूट्यूब का सबसे मोस्ट फेमस गाना था वो, सबसे ज्यादा व्यू जिसमें आया था। तो मामा और पापा जी को ओपन गंगम स्टाइल कराएंगे। अब इससे आप लोग बना लीजिए, एक बार जो माँ आया उससे क्या हो गया आपका, माजाड। ठीक है, एक बार जो माँ आया उससे क्या बन गया आपका, माजाड। दूसरा माँ से क्या बन गया, महालेब। पी ए से बन गया पाजा, जी आई से बन गया जिसेला। ठीक है, और ओपन गेंगम स्टाइल से क्या बन गया, अच्छा पापा जी को से क्या बन गया, कोल्ड। इसको ना के ओ ना लिख के सी ओ लिखना। और ओपन से बन गया ओपन हेम। देख रहे हो, इसके जितने इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक हैं सारे इसी में कवर हो गए। कोल्ड किसका रूट स्टॉक है, जिसेला सीरीज किसका है, ये पूछा जाता है सीरीज में, तो जिसेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर का जिसेला उधर जनेवा। ठीक है, और क्या है एक, जी एफ। जिसेला सीरीज, जनेवा सीरीज, और क्या सीरीज पढ़े हो आप लोग रूट स्टॉक में अभी तक? जी एफ सर। GF series. कौन सा? जी एफ। जीएफ सीरीज, ग्रैंड फेराडे सीरीज, और एक पढ़े हो कैनाडियन सर। एप्पल, कौन सा? कैनाडियन वन। कैनेडियन, बहुत सारी सीरीज पढ़े हो। एप्पल में एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, एप्पल और पियर। एक था जिसेला सीरीज, एक था जेनेवा सीरीज, जेनेवा मिल्टन हो सीरीज गया। सर। कौन सा? Milton sir, M मिल्टन series. सीरीज। नहीं नहीं, एमएम सीरीज तो है, मेलन सीरीज, मर्टन सीरीज है, मिलिंग मर्टन सीरीज है, इमला सीरीज है। तीन इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आप लोग को हमेशा बोलता था। एक पियर में कौन सा सीरीज है याद करो, जीएफ सीरीज के अलावा? जिसेला, जनेवा, एक और सीरीज है। पियर रूट स्टॉक में एक बार देखिए क्या है, याद करिए उसको, क्योंकि बाद में भूलने से अच्छा भी यहाँ पे मेंशन कर सर दूंगी। बर्ड मूवीज की सीरीज। कौन सा?
नहीं, बटगो सर इसकी नहीं। Oregon पियर का series. नोट निकालिए। सर ओटावा सीरीज। Lima Garden. ओटावा सीरीज। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? एफ सीरीज सर। सर ओल्ड होम सर। ओटावा एफ है, सीरीज या ओटावा सीरीज। फार्मिंगडेल। ओटावा सीरीज है, ओटावा सीरीज। वही मैं वो कर रहा था, ठीक है। तो टोटल 3 सीरीज को तो आपको एकदम याद रखना ही है जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आपको याद रखना है जीसेला सीरीज, जो कि किससे है? चेरी से। दूसरा आता है जेनेवा सीरीज, जो कि किसका है? एप्पल का। और एक आता है ओटावा सीरीज, ये किसका? पियर का है, जी सर। ठीक है। तो ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट सीरीज है इसको याद रखना है। ऐसे ही जीएफ सीरीज है, ग्रैंड फेराडे, ये किसका सीरीज है? पियर का है, पीच का है? बताइए, पियर का पढ़ है। रहे हो आप? पियर का है शायद। हेलो। पियर का। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप सर लोग याद रखेंगे, कौन सा पियर का है, कौन सा पीच का है, प्लम का है, ये सारी चीजें आप लोग सभी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सर आप लोग लास्ट में को? क्या लिखे हैं? कौन सा वाला? ये यस सर। ओपन हेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मेजर रूट स्टॉक है जो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए दिमाग से। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने एक स्पीसीज पढ़ा लास्ट में जिसे हमने महालेब या परफ्यूम चेरी कहा, जिसको हमने प्रूनस महालेब का नाम दिया। इसी प्रूनस महालेब के अंतर्गत आता है आपका ये महालेब, जो है अपने आप में एक रूट स्टॉक के रूप में काम करता है, ठीक है। जिस जो कि हम लोगों का कैलकेरियस सॉइल के लिए रूट स्टॉक के रूप में काम आता है। दूसरा हम लोगों ने, अगर आप लोग को याद होगा, तो हमने पढ़ा था पाजा, याद है? पाजा का बॉटनिकल नेम है प्रूनस सेरासॉइड्स। तो देखो, प्रूनस सेरासीफेरा, प्रूनस सेरासस और अब प्रूनस सेरासॉइड्स। तो ये नाम को आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रूनस सेरासॉइड्स को भी एज एन रूट स्टॉक हम यूज करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये एक और रूट स्टॉक आप लोगों ने पढ़ा था, कोल्ट। कोल्ट और ये ओपन हिम, ये सब हाइब्रिड्स हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो है जीसेला रूट स्टॉक। सर। ये जो जीसेल, हाँ बोलिए। सर हैंडबुक में पाजा का प्रूनस पाडोस दिया है सर। प्रूनस पाडोस दिया है। पार्डस ये नहीं होना चाहिए, ये सेरासॉइड्स ही होगा, क्योंकि इसका मैं एक जगह पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था, तो उसमें भी सेरासॉइड्स दिया हुआ है। और जिस बुक से मैंने सर ये रिफर किया बर्ड ये सब, चेरी का दिया। बर्ड हैंडबुक में चेरी का प्रूनस सिरासाइड बर्ड। नहीं, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा फिर, क्योंकि इसका प्रॉपर मेंशनिंग आपके उसमें हैंडबुक में दिया हुआ है, हैंडबुक में ये चीज मेंशन्ड है, तो सेरासॉइड्स ही अपन प्रीफर करेंगे, ठीक है। जस्टिस लिबिग यूनिवर्सिटी करके एक जगह है जीसेन में, जर्मनी में एक जगह है। यहाँ आपका जीसेला रूट स्टॉक डेवलप हुआ। इसमें कई सारे रूट स्टॉक हैं, जैसे कि जीसेला 1, ये अपने आप में ट्रिप्लॉइड नेचर का है। इसके अलावा जीसेला 5 है और जीसेला 10 है। जीसेला 5 और जीसेला 10 ये दोनों जो है ड्वार्फिंग नेचर के हैं। तो इस तरीके से जीसेला सीरीज में बहुत सारे रूट स्टॉक हैं, ठीक है। तो जीसेला सीरीज याद रखना है, ओपन है, कोल्ट, माजार्ड, महालेब, ये सब याद रखेंगे। वैसे ही रूट स्टॉक के स्पीसीज का नाम नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी एक एडिशनल नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें भी कुछ इंटर स्टॉक है। जैसे कि हमने इंटर स्टॉक अभी तक 3 जगह ही पढ़ा है, एप्पल में P222, उसके बाद पियर में ओल्ड होम एंड ब्योर हार्डी, और अभी यहाँ पे जो आपका स्वीट चेरी है। और दूसरा रूट स्टॉक कौन सा है? महालेव। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं तो इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए हम लोग कुछ रूट स्टॉक का उपयोग करते हैं, इंटर स्टॉक का उपयोग करते हैं, जैसे कि नॉर्थ स्टार, जैसे कि आपका रेड रिच, एक आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्ट मोरेंसी, ठीक है। तो ये जो है 2-3 इंटर स्टॉक है जिसका उपयोग जो है हम लोग स्वीट चेरी, इस स्वीट चेरी के सियोन
और महालेप के रूट स्टॉक के बीच में करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? तो सेकंड वाला क्या यस था? सर। नॉर्थ स्टार मोंटमोरेंसी, MONTMORENCY, और रेड रिच। ओके सर। ओके, तो यहां तक कहीं ना कहीं आप लोगों का थ्योरी का जो बेसिक चीज है, एक तो उसका स्पीसीज और दूसरा उसका रूट स्टॉक का लिस्ट, वो कंप्लीट होता है। इसमें को भी अगर आप लोग कंप्लीट करें तो एक आध क्वेश्चन इसमें से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग जो है इसमें फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट में आए तो चेरी के जो सीड हैं इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एमिगडेलिन। हम लोगों ने इसको कई बार डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। एमिगडेलिन जो कि इसके सीड में भी प्रेजेंट होता है, फ्लावर में भी प्रेजेंट होता है और लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये केवल इसी क्रॉप में नहीं है, जीनस प्रूनस के अंतर्गत जितने भी क्रॉप आते हैं प्रूनस जीनस में सभी में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा पीच में भी पाया जाता है, प्लम में भी पाया जाता है, चेरी में तो है ही है, एप्रिकॉट में भी हमने देखा और आलमंड में भी हमने देखा। इन सभी में आपको एमिगडेलिन देखने को मिलता है, जो कि केवल एप्रिकॉट के और आलमंड के जो स्वीट कर्नल वाली वेराइटीज हैं उसमें बस नहीं पाया जाता। तो स्वीट कर्नल वाले एप्रिकॉट और स्वीट कर्नल वाले आलमंड, यही दो चीजें हैं जो कि इसके एक्सेप्शन के रूप में काम करते हैं। बाकी सभी में आपको ये एमिगडेलिन देखने को मिलेगा। ये चीज तो सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये अगर कोई भी एक चिड़िया या कोई भी इंसान या जानवर अगर इसे खा लेता है तो ये एमिगडेलिन जो कि इसके सीड में मौजूद होता है, जैसे ही इसमें कोई भी प्रकार का इंजुरी या फिर चीविंग या बाइटिंग टाइप का इफेक्ट इसको देखने को अगर फेस करने को मिलता है सीड को, तो ये क्या होता है, चीविंग बाइटिंग या किसी इंजुरी के कारण ये हमारे सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे इमल्सिन या और भी बहुत सारी एंजाइम मौजूद होता है जो कि क्या करता है, इसको हाइड्रोजन साइनाइड में HCN में कन्वर्ट कर देता है। याद है आप लोगों को ये चीज हम लोगों ने देखा था? यस सर। जैसे यस ही सर। जैसे ही ये HCN में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा सिम्टम शो करने लगता है, टॉक्सिक सिम्टम शो करने को लगता है। टॉक्सिक सिम्टम या ये क्या करने लगता है, पॉइजनस इफेक्ट जो है वो शो करने लगता है, जिसके कारण हमको कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, जैसे कि आपका सफोकेशन, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर। इस प्रकार से कई सारे प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में आते हैं यानी कि बॉटनी में आते हैं, सर थोड़ा सा ऊपर ठीक है, कीजिए। अगर हम लोग जो है चेरी, हाँ बोलिए, ऊपर करना है क्या? हाँ थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर। ये लिख लीजिए फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सारी चीजें कंप्लीट लिखते जाएंगे, इसमें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट फ्लावरिंग फ्रूटिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फर्दर कल्टीवेशन के फॉर्म में उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक? अब अपन आ जाते हैं इसके बॉटनी में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बॉटनी की बात करें तो जो आपका जो स्वीट चेरी है या चेरी जो है, जनरली इसमें जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग जो है एक तो इसमें कमर्शियल फॉर्म में ये जो फ्लावरिंग है ये कितने साल बाद आती है, 8 ईयर्स के बाद आती है। ठीक है, और ये फ्लावरिंग जो है जनरली आपके स्पर में भी आती है और ब्रांच में भी आती है, स्पर और ब्रांच दोनों में आती है। और ये दोनों ही कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड होने चाहिए। तो 1 ईयर ओल्ड स्पर या 1 ईयर ओल्ड ब्रांच या शूट, दोनों में ही आपकी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं इन फ्लावर्स की बात करूं तो आपको पता है कि प्रोनोइडी फैमिली में जितने भी फ्लावर आते हैं ये सब कौन से नेचर के होते हैं,
ये सब Hermaphrodite. आपके हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल जिसे कह सकते हैं उस नेचर के होते हैं। क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? क्लियर है ना? ठीक है, Yes, sir. हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल एक ही जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं गैमेटोफाइटिक का सेल्फ टाइप का सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाता है, और उसके साथ साथ इसमें क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोग को एक बार बॉटनिकली लिखा देता हूँ, फिर मैं अभी पूरा क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है चेरी की फ्लावरिंग की बात करें तो चेरी में क्या होता है, फ्लावरिंग बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, या हर्माफ्रोडाइट होता है, और इसमें जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी जैसी चीज हम लोगों को देखने को मिलती है। यहां तक का चीज क्लियर है? फ्लावरिंग Yes, sir. इसमें क्लस्टर में आती है, क्लस्टर में इसमें फ्लावरिंग आती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे थे ये कहीं ना कहीं स्वीट चेरी की कैरेक्टर है, और वहीं पे अगर हम लोग सोर चेरी की बात करें तो सोर चेरी का फ्लावरिंग भी स्वीट चेरी के जैसा ही आता है। बस ये है कि सोर चेरी जो है स्वीट चेरी के कंपैरिजन में लेट ब्लूमिंग करता है। स्वीट चेरी में फ्लावरिंग जल्दी आती है, जबकि सोर चेरी में फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट आती है। तो उसमें फ्लावरिंग लेट आती है और स्वीट चेरी में फ्लावरिंग जल्दी आती है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्पर के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने कहीं पे भी पढ़ा होगा कि एक बार स्पर में फ्रूटिंग आ गई तो ये 5 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक फ्लावरिंग कर सकता है। एप्पल वगैरह में हम लोगों ने देखा, एप्पल पियर में, कि भाई ये जो स्पर है इसके टर्मिनल पोर्शन में क्या होता है, मिक्स्ड बड होता है, तो ये फूल भी ला सकता है, या तो ये वेजिटेटिव ब्रांच आगे और ग्रो कर सकता है, ये यहाँ पे फूल लाके, या ये इसको आगे और ग्रो कर सकता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा आगे शूट में एक्सटेंशन नहीं करता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या आपने किसी भी क्रॉप में पढ़ा है कि एक बार जो स्पर बन गया ये स्पर अपने लेंथ को कंटिन्यूअसली हर साल बढ़ाते रहता है? नो No, सर। sir. पढ़ा था क्या? Sir. नहीं। नो सर। लेकिन चेरी का जो स्पर है इसकी खासियत ये है कि आपको पता है कि चेरी में कभी भी टर्मिनल मिक्स्ड बड होता है क्या, या टर्मिनल फ्लावरिंग बड होता है क्या? No, sir. No, sir. नहीं नो होता। सर। आपको हमेशा पता है कि ये जितने भी चेरी या प्रूनोइडी सब फैमिली के अंतर्गत जितने भी क्रॉप आते हैं इसमें सब में क्या होता है, टर्मिनल वेजिटेटिव बड पाया जाता है। तो क्या होता है ये टर्मिनल वेजिटेटिव बड, जैसे ये मान के चलो ये एक ब्रांच जा रहा है, इसमें ये एक तो क्या है आपका स्पर है, तो इसमें मौजूद ये जो टर्मिनल वेजिटेटिव बड है ना, ये हर साल एक छोटा सा ग्रोथ शो करता है। हर साल में एक बार ये टर्मिनल वेजिटेटिव ग्रोथ ऐसे एक्टिव होगा और इसमें ग्रोथ आएगा। तो याद रखेंगे कि चेरी एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसमें हर साल टर्मिनल बड जो है स्पर का, वो जो क्या करता है अपने ग्रोथ को एक्सटेंड करता है, अपना ग्रोथ को बढ़ाता है। ये एक नया चीज है जो कि बाकी क्रॉप में हम लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, लिख लीजिए, टर्मिनल बड is always leafy and used for extension of spurs on each successive year। हर बढ़ते हुए साल के साथ ये जो स्पर का लंबाई है ये बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि ये टर्मिनल बड जो है कहीं ना कहीं वेजिटेटिव नेचर का रहता है, ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से ये जो है ग्रोथ को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि इसमें फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग कौन थोड़ा से सा शूट में? नीचे। ठीक है, फ्लावरिंग कौन से? एक तो पहली बात ये ना कि थोड़ा सा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे कीजिए सर, इस तरीके से बोला जाता है। आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी ये बंदा है ना अपने बोलने के टेक्निक में थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। नीचे करो, ऊपर करो, नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए होता है। ठीक है, इतना तमीज सिखाया गया होगा आप लोग को। तो आई होप आगे से ये चीज को मेंटेन करोगे, अदरवाइज शांति से वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, यस सर। गुड। ठीक, ठीक है, ये लिख लो जो जो छूटा हुआ है।
हो जाएगा तो सर बताइएगा फिर। हाँ बोलिए। जो इस पर सर जो आगे बढ़ रहे हैं सर 1 ईयर बाद उसमें ही फ्लावरिंग आएगी ना? हाँ हाँ, 1 ईयर का जब हो जाएगा, 1 साल पुराना हो जाएगा, तभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी। आप लोगों ने टेम्परेट क्रॉप में जितने भी क्रॉप आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी में 1 ईयर ओल्ड होता है, तो सभी में फ्लावरिंग एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड ब्रांच में आएगा। ठीक है, तो 1 ईयर ओल्ड जब हो जाएगा, चाहे वो स्पर हो चाहे ब्रांच हो, तब उसमें फ्लावरिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पास ये स्पर है, इसमें हम लोगों ने देखा स्पर अगले साल लंबा हो जाता है, तो ये स्पर में भी ग्रोथ अगले साल तक ये क्या हो जाएगा, अभी मार्च में मान के चलो ये बढ़ना चालू हुआ, तो ये अगले साल के मार्च आते तक 1 साल का हो जाएगा, तो अब अगले साल इसमें भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड जब ये ब्रांच हो जाता है, तब इसमें फ्लावरिंग आती है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 ईयर ओल्ड में फ्लावरिंग आने के बाद, जब एक बार 1 ईयर ओल्ड स्पर में मान के चलो फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया, तो ये एटलीस्ट 10 से 12 साल तक फ्लावरिंग कर सकता है। कितने साल तक फ्लावरिंग कर सकता है? एक बार जिस शूट में फ्लावरिंग आ गई, वो 10 से 12 साल तक कर सकता है। इससे पहले हम लोगों ने पियर में देखा था 6 से 7 साल तक कर सकता है। उसके अलावा यस हमने आज आलमंड में देखा था जो कि 5 साल तक कर सकते हैं। अब सोचो, जो 10 से 12 साल तक फ्लावरिंग कर सकता है, उसकी तो फिर बात ही अलग है। हालांकि जो बेस्ट क्वालिटी है फ्रूटिंग की, वो स्टार्टिंग के 1 से 3 ईयर में ही आता है, फिर धीरे 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 फ्रूट और फ्लावर की क्वालिटी रिड्यूस होने लगती है। तो आप लोग को याद रखना है कि किसी भी ब्रांच में फ्लावरिंग अगर आई, तो वो 10 से 12 साल तक आ सकती है। लिस्ट बना लेना, चेरी में 10 से 12 साल तक आ सकता है, एप्रिकॉट में 5 साल तक आ सकता है, और जहां तक पियर ही है जिसमें 6 साल तक आ सकता है। पियर में ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये इसके फ्लावरिंग के बारे में हो गया। अब देखो, इसके फ्लावरिंग का सबसे बेहतरीन पार्ट जो है वो अब आने वाला है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतनी चीजों को एक बार रिवाइज कर लो। अगर फ्लावरिंग की बात करें तो भाई कमर्शियली 8 साल में आता है, स्पर और ब्रांच दोनों में आता है, कभी भी टर्मिनल नहीं आता। याद रखेंगे, फ्लावरिंग हमेशा क्या होती है, लेटरल ही होती है, नेवर टर्मिनल। भैया लिख लेना इसको, क्यों? क्योंकि टर्मिनल फ्लावरिंग बड होती ही नहीं है, टर्मिनल मिक्स्ड बड होती ही नहीं है, वेजिटेटिव बड होती है। इसको इतने बार डिस्कस कर चुके कि आप लोगों से ये गलती जेआरएफ में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो कभी भी टर्मिनल फ्लावरिंग नहीं होगी, हमेशा फ्लावरिंग क्या होगी, लेटरल होगी। ठीक है, फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और उसके साथ साथ क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, और यही इसके प्लांटिंग एंड पॉलिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अभी आने वाला है इसका, तो उसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कभी भी आपका टर्मिनल फ्लावरिंग नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि इसका स्पर में अगर एक बार फ्लावरिंग आ गया, तो वो 12 साल तक फ्लावरिंग कर सकता है, लेकिन 3 साल तक ही, 4 साल तक ही बेस्ट क्वालिटी आता है। और इसके स्पर की लेंथ की एक्सटेंशन होती है, क्योंकि इसमें टर्मिनल वेजिटेटिव बड जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। अब हम लोग आते हैं सर इसके पॉलिनेशन में। हाँ बोलिए। सर ये शोर चेरी का समझ में नहीं आया सर, ब्लूमिंग लेट क्यों होता है और फिर ऊपर में लिखा हुआ है स्वीट चेरी सर। कहाँ पे? अच्छा, ये सोर चेरी जो है स्वीट चेरी से लेट ऊपर वाला फ्लावरिंग सर। लाता है, ये बता रहा था, बस, और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। एक्चुअली इन लोगों का ना ओरिजिन अलग अलग जगह पे है, तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बताऊं, इसके ओरिजिन में एक्चुअली मैं घुसना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। स्वीट चेरी जो है, ये देखो, इसको थोड़ा सा समझ ही लो। स्वीट चेरी को ये माना जाता है कि स्वीट चेरी जो है वो कहाँ ओरिजिनेटेड है, आपके ये दिख रहा है, ये दो ओशियन दिख रहा होगा, ये होता है आपका कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और ये सॉरी ये हो गया आपका क्या, कैस्पियन सी। ये ब्लैक सी से कैस्पियन सी का ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर क्या ओरिजिनेटेड है आपका, ग्रेप्स।
सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी वॉइस आ रही क्लियर? यस सर। यस सर सर। अब आ रही है। यस सर। ठीक, तो चूंकि इनका ओरिजिन अलग अलग जगह पे है इसलिए इनका जो है फ्लावरिंग टाइम जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं कि वो उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, तो वहां पास का मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, चीजें इसीलिए अलग होती है क्योंकि इनकी फ्लावरिंग टाइम, इनका जो ओरिजिन होता है वो अलग अलग होता है, जिस जगह पे इवॉल्व होते हैं अलग अलग होता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लावरिंग टाइम जो है डिस्कस होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक, अब हम आप लोग जब आ मैप जाते हैं इसके। समझा रहे थे तो वॉइस नहीं आ रही थी। यस सर। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं समझ में आया क्या? नो सर। सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे। सर जब आप मैं पूरा मैप समझ में ओपन नहीं आया किए सर। सबसे नहीं आया सर वॉइस। एक मिनट रुक जाओ। देखो, आपका जो स्वीट चेरी है उसका ओरिजिन कहाँ है? ब्लैक सी से लेके कैस्पियन सी, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे। वहीं पे सोर चेरी का जो ओरिजिन है उसको एशिया माइनर कहते हैं। एशिया माइनर मतलब ये पर्टिकुलर इलाके को हम लोग एशिया माइनर कहते हैं। तो चूंकि इन दोनों का अलग अलग जियोग्राफिकल, आप देख सकते हो ये अलग लेटीट्यूड में सरवाइव, अलग लेटीट्यूड में ओरिजिनेट हुआ है, और आपका जो सोर चेरी है ये अलग लेटीट्यूड में ओरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और यहाँ का जो एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूडनल डिफरेंस भी होगा कहीं ना कहीं वहां पे, तो ये अलग अलग है। चूंकि ये जगह अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट हुआ है दोनों क्रॉप, तो ऑब्वियसली उनकी फ्लावरिंग टाइमिंग अलग अलग होगी। अब एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है कि टर्की और ये यहाँ पास के क्लाइमेट में कितना डिफरेंस है। अभी मेरा जियोग्राफी भी वहां तक नहीं पहुंचा है। अगर कभी उस साइड का अगर मैं वर्ल्ड जियोग्राफी स्टडी करता हूँ तो मैं आप लोग को जरूर उस चीज के बारे में एक बार इन्फॉर्म करूंगा। बट चूंकि इसका फ्लावरिंग, चूंकि इसका इवॉल्व होने का जगह अलग है, इसका ओरिजिन अलग है, इसलिए कहीं ना कहीं से फ्लावरिंग टाइम में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इससे पॉलिनेशन में। तो देखिए, आपका जो स्वीट चेरी है ये बाइसेक्सुअल नेचर का जरूर है, लेकिन इसमें क्या मौजूद है? हमने पढ़ा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और उससे बड़ा दिक्कत क्या है इसमें? क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी भी मौजूद है। एक तो क्या मौजूद है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और दूसरा चीज क्या मौजूद है? क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी। इसलिए जहां पे भी हमको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए? नाइजर। नाइजर। पॉलिनाइजर। तो हमको यहाँ पे भी पॉलिनाइजर की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केवल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि भाई वह जो भी वैरायटी होते हैं, वो वैरायटी जो एक दूसरे केवल अपने ही वैरायटी के फ्लावर को पॉलिनेट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक्स वैरायटी है, तो ये एक्स वैरायटी के जितने भी पौधे हैं, ये किसी भी पौधे के प्लांट को, किसी भी पौधे के फूल को ये पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम केवल और केवल एक्स वैरायटी के प्लांट को एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करें तो उसके फ्लावर को ये पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब वहां पे फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर एक्स वैरायटी के साथ साथ मैं वाई और जेड वैरायटी को भी लगाऊं और एस टी वी को भी लगाऊं, तो जब मैंने इसमें इस लाइन में मान के चलो एक्स वैरायटी का फूल लगाया, यहाँ पे वाई वैरायटी का फूल लगाया, यहाँ पे आपके जेड वैरायटी का फूल लगाया,
हम देख पा रहे हैं कि ये इसको भी पॉलिनेट नहीं कर पा रहे, इसको भी पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है। तो जब ये दूसरे वैरायटी को भी पॉलिनेट ना कर पाए, इन दोनों को तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अचानक से जब मैंने यहाँ पास एक और वैरायटी लगाया तो ये इस वैरायटी को पॉलिनेट कर पा रहे हैं। मतलब जनसंख्या या पॉपुलेशन में मौजूद कुछ वैरायटीज को वो पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ वैरायटीज ऐसी भी हैं जिसको वो पॉलिनेट कर पा रहा है। मतलब ये है कि उसका मेल इनफर्टाइल है या स्टेराइल है, ऐसी बात नहीं है। मेल के अंदर है कैपेसिटी की वो पॉलिनेशन कर सकता है, लेकिन केवल और केवल सेलेक्टेड वैरायटीज के साथ। वो हर वैरायटी के साथ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, खुद के साथ नहीं कर सकता केवल, तो क्या होता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन वो खुद के साथ साथ कुछ और वैरायटीज के साथ भी नहीं कर सकता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अगर यही किसी के साथ भी नहीं कर पाता तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, मेल स्टेरॉइड। मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेराइल भी नहीं है और कंप्लीटली सेल्फ स्टेराइल भी नहीं है, ये क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी भी शो करता है। अब देखो, इस चीज को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो चीज है वो काम कैसे करती है। तो अगर आप लोग को पता हो तो जो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, इनकम्पेटिबिलिटी कौन से टाइप की है इसमें, गैमेटोफाइटिक है, ठीक। तो ये जो गैमेटोफाइटिक टाइप का जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं एस जीन से गवर्न होता है, आप लोग को याद होगा, जिसमें कई सारे एलिल हो सकते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, इस प्रकार से कई सारे एलिल इसके अंतर्गत हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एलिल जो कि एस जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन एलिल्स के द्वारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी गवर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई वैरायटी है एक्स, या चलो मान लेते हैं एक सैम करके वैरायटी है, इसका जीन है S1, S2, और दूसरा एक वैरायटी है जिसका जीन है जिसका नाम है सुई, इसका जीन है S1, S2। तो अगर मैं इस सेम को S1, S2 को इस वाले, मतलब देखो, जब मैं सेम के पॉलिन को सुई में लेके आऊंगा तो इसका भी जीन S1, S2, इसका भी जीन S1, S2, तो यहाँ पास पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। भाई यही प्रॉब्लम तो जब मैं सेम को सेम के साथ क्रॉस कर रहा था तभी भी हो रहा था ना। जब सेम वैरायटीज, एक सेम करके वैरायटी है, दूसरा भी सेम करके वैरायटी है, सेम वैरायटी के दो पौधे को जब मैं ग्रो किया तो इसमें भी S1, S2 जीन, इसमें भी S1, S2 जीन, समझ पा रहे हो। तो जब इसमें भी S1, S2 है, इसमें भी S1, S2 है, तो जब दोनों के बीच में पॉलिनेशन करेंगे तो सेम जीन आके फंस जा रहा था, इसलिए यहाँ पास पॉलिनेशन हो नहीं पा रहा था। नॉर्मली एप्पल, पियर, पीच, प्लम में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जीनोटिपिक कंडीशन एक पर्टिकुलर वैरायटी तक होती है। तो क्या होता है, जब भी हम वैरायटी चेंज करते हैं तो ये एलिल भी चेंज हो जाता है। S2 मान के चलो, नेक्स्ट वैरायटी चेंज की तो S3, S4 हो गया। तो हम कभी भी दूसरे वैरायटी के साथ क्रॉस करते हैं तो चूंकि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलग हो जाता है तो वहां पर पॉलिनेशन हो जाता था। पर चेरी के केस में क्या है, मान के चलो S1, S2 जो एलिल है वो इनकम्पेटिबिलिटी गवर्न करता है, तो ये केवल एक वैरायटी सेम में नहीं होगा। आप देखोगे सेम, सुई, क्रिस्टीन, ऐसे करके कई सारी वैरायटीज X, Y, Z, सब में यही वैरायटी, यही जीन है। अब एक बात बताओ, किसान को थोड़ी पता होगा कि इसके अंदर कौन सा जीन है, ये किसको पता है, आवाज आ रही है, हाँ ये पता है भैया साइंटिस्ट को। तो यही प्रॉब्लम आ रहा था। अब एक बात बताओ, इस सेम वैरायटी को चाहे मैं सुई से करूं, क्रिस्टीन से करूं, एक्स से करूं, वाई से करूं, जेड से करूं, क्या इसमें क्रॉस हो पाएगा क्या, नो सर। नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी आती है कि बहुत सारे वेराइटीज का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो कि किसको गवर्न करता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को, वो सेम है। तो बहुत सारी वेराइटीज आपस में क्रॉस नहीं हो पाती। ऐसे ही कोई एक वेराइटी होगी जो कि S2, S3 होगी, है कि नहीं। अब S2, S3 से मान के चलो विक्टर, रॉय, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ऐसी वेराइटीज हैं लेकिन इसका एग्जांपल नहीं स्पेसिफिक, विक्टर, रॉय या क्रिस्टीना, ये वैरायटी है मान लो। अब इसका S2, S3 है। अब जब S1, S2 के ये सब तो आपस में एक दूसरे को पॉलिनेट कर ही नहीं सकते। जब इनके पॉलन जो है इसमें आके गिरेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये S1, S2 है और ये S2, S3 है, तो S2 और S2 तो सेम है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं इनकम्पेटिबिलिटी को शो करेंगे, समझ पा रहे हो। S2, S2 सेम है लेकिन S1, S3 अलग है, तो यहाँ पास फ्रूट सेट जरूर होगा, पॉलिनेशन जरूर होगा, लेकिन कितना होगा, पार्शियल कंपेटिबल। तो यहाँ पास ये पार्शियल कंपेटिबल हो गए। तो क्या मुझे S1, S2 को S2, S3 से गवर्न को S2, S3 से क्रॉस करना रिकमेंड करना चाहिए क्या,
नो सर। नहीं। नो सर। तो हम किसके साथ रिकमेंड नहीं करेंगे? सर। जिसका S3 S4 हो, S5 S6 हो, S6 S7 हो, इनके साथ जब क्रॉस करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें ABC वैरायटी है, इसमें GEF वैरायटी, इसमें ZYZ वैरायटी है, तो जब हम ये S1 S2 या S2 S3 की वैरायटी को इधर से क्रॉस करवाएंगे तब जाके उसमें फ्रूटिंग होगा। लेकिन भाई एज अ फार्मर या एज अ ब्रीडर मुझे थोड़ी पता है कि किसमें क्या जीन मौजूद है। तो कोई तो एक व्यक्ति चाहिए ना, कोई तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आके बताए कि देख भाई ये वैरायटी है और इनके अंदर ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, तो अगर आप एक ही जीन वाले दो वैरायटी को क्रॉस करोगे तो उसमें कभी भी फ्रूट सेट नहीं होगा, आपको दूसरे जीन वाले वैरायटी से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये बताने के लिए कोई साइंटिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। यस सर। है ना? तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था क्रेन एंड ब्राउन, एक दो लोग थे, क्रेन एंड ब्राउन। इन्होंने 1937 में क्लासिफाई किया किसको? चेरी को 13 अलग अलग ग्रुप में। उस टाइम पे 1937 की बात हो रही है, आज से कितने साल पहले की बात है? लगभग 80 साल पहले की बात है, ठीक है, 84 ईयर पहले की बात हो रही है, 85 ईयर पहले की बात हो रही है। आज से 85 ईयर पहले चेरी को किसने क्लासिफाई किया? क्रेन एंड ब्राउन ने। और उन्होंने उस टाइम जितनी वैरायटी उनके आसपास अवेलेबल थी उन सब के जीन को स्टडी किया और इन्होंने 13 ग्रुप बनाया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे करके टोटल कितने ग्रुप बनाए? टोटल ग्रुप 13 बनाए। और ये जो ग्रुप है इनके अपने अपने एलिलिक कंडीशन थे, S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5, इस प्रकार से जिसमें जिसमें जो जीन पाया जाता था वो जीन की वैरायटीज को इस ग्रुप में रखे। मान के चलो XYZ में S1 S2 है तो उसको इस ग्रुप में रख दिए, इसमें GEF आया तो इसको इस ग्रुप में रख दिए। तो इस तरीके से जब क्रेन एंड ब्राउन ने एक ग्रुप बनाया तो उससे क्या फायदा हो गया कि भाई इस चार्ट को कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि मान के चलो X वैरायटी फॉर एग्जांपल सेम में अगर S1 S2 है तो क्यों ना हम इसको S3 S4 वाले या S4 S5 वाले ग्रुप के किसी भी वैरायटी के साथ पॉलिनाइजर के रूप में रख दें, तो फ्रूट सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। है ना? यस सर, हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए क्रेन एंड ब्राउन ने 1937 में ये वैरायटी बनाई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम था कि भाई S1 ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ग्रुप को दूसरे ग्रुप के वैरायटी के साथ क्रॉस कर दिए तो फ्रूट सेट होगा। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भले S1 S2 है लेकिन इसमें तो S2 S3 है, तो ये क्या हो गया? पार्शियली कंपेटिबल हुआ। तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि पार्शियल कंपेटिबिलिटी वाला केस तो नहीं है, एक भी जीन मैच नहीं करना चाहिए उस ग्रुप के साथ हम लोग जो है क्रॉस करना रिकमेंड करते थे। तो पहला कंडीशन समझ में आया? ठीक है, यस सर। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन भाई एक बात बताओ, किसान या दुकान वाला या बीज भंडार वाला, ठीक है, सीड शॉप वाला, वो क्या ये चार्ट को लेके घूमता रहेगा क्या कि इसका जीन क्या है, किसका जीन क्या है? भाई वो बोलेगा कि हमको कोई एक ऐसी वैरायटी बता दो जिसको हम किसी के भी साथ लगाएं तो वो कंपेटिबल हो जाए। समझ रहे हो? यस सर। तो वो कब होगा? यस सर। अगर मैं एक ऐसी वैरायटी चाहता हूं जो किसी के साथ भी कंपेटिबल हो जाए, इसका मतलब मुझे उस वैरायटी में क्या कैरेक्टर चाहिए? उनका सर जीन नहीं उसका मिलना चाहिए सर। फर्टाइल हो। हाँ उस हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? फर्टाइल उसका होना चाहिए। जीन सेम नहीं होना चाहिए हाँ सर। उसका एलिलिक कंडीशन तो जीन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी से मैच ना करे। हम लोग S1 S2 S3 S4 S4 S5 में बात कर रहे हैं, उसका होना चाहिए S17 A18। अब यहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये ऐसा है जो पूरे पॉपुलेशन में किसी का नहीं है। समझ रहे हो? तो इस वैरायटी को तो मैं जिस वैरायटी के साथ ले जाके कंबाइन करूंगा उस वैरायटी के साथ पॉलिनेशन करेगा कि नहीं करेगा ये? यस करेगा सर। सर। करेगा सर। है ना? यस सर। तो ऐसा ही एक 12 ग्रुप तो इन्होंने बनाया, 12 ग्रुप नॉर्मल बनाए, और जो ग्रुप 13th बना ना, 13वां नंबर का जो ग्रुप बना, 13th ग्रुप में इन्होंने जो वैरायटीज रखी उनका एलिल किसी से नहीं मिलता था, तो वो किसी के साथ भी क्रॉस कर सकते थे। उस ग्रुप का इन्होंने नाम क्या कर दिया? यूनिवर्सल ग्रुप नाम रख दिया। क्या नाम रखा? यूनिवर्सल ग्रुप बनाया, या यूनिवर्सल डोनर नाम रख दिया। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप नाम रखा किसका? ग्रुप 13th का। ठीक है, और इस ग्रुप में जो आपके स्टेरिलिटी एलील थे, इनकम्पेटिबिलिटी एलील थे, वो किसी से मैच नहीं करते थे।
इस वैरायटी में इस ग्रुप में इन्होंने नाम रखा स्टेला और विस्टा का। स्टेला वैरायटी, विस्टा वैरायटी और भी वैरायटीज अभी मैं बताऊंगा। ये वैरायटी इस पर्टिकुलर ग्रुप में आते थे। तो इससे क्या हो गया कि भाई हाँ, हम किसी भी को बता सकते हैं कि कौन सी कोई भी आदमी आया बताया भैया मेरे यहाँ फ्रूट सेट मिला, तो एक काम करना स्टेला या विस्टा लगा ले। हमको ग्रुप पता करने की जरूरत नहीं है, आपकी वैरायटी कौन से ग्रुप की है, उसका जीन क्या है, उसके साथ क्या कंपेटिबल है, मिलाने की जरूरत नहीं है। सीधा स्टेला और विस्टा को रिकमेंड करो, उसका जीन उनसे मिल ही नहीं सकता है, सीधा ले जाओ लगाओ, फ्रूट सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या फायदा था ये क्रेन इन ब्राउन वाले का? Yes, sir. ठीक है, तो क्रॉस Yes. इनकम्पेटिबिलिटी से प्रॉब्लम कैसे हो रहा था और उसका सॉल्यूशन कैसे निकला, ये चीज समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पर भाई ये जो टेबल है ये कब बना था आखिरी बार? 1937 में, आज से 85 ईयर्स अगो। अब 1937 के बाद भी तो नई वैरायटीज डेवलप होंगी, कई सारी नई वैरायटीज का सिलेक्शन हुआ होगा, डिस्कवर हुआ होगा ना, और उन नए वैरायटीज के नए नए एलिलिक कंडीशन भी रहे होंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. Yes, sir. तो Yes, ऐसा sir. करके जब बहुत सारे वैरायटीज का डेवलपमेंट होने लगा तो ल्यूपिन एट ऑल, ल्यूपिन और उनके साथ कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने 1977 में इसको रिवाइज किया। रिवाइज क्यों किया कि मान के चलो S9 S10 जीन तक आके रुक गया था, बाद में S10 S11 S12 S13 इस प्रकार के भी जीन मिलने लगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना, ग्रुप 1 से ग्रुप 12 तक जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था और ग्रुप 13 क्या था, यूनिवर्सल डोनर। फिर ग्रुप 14 ग्रुप 15 को हम लोग जो है फिर क्रॉस इनकम्पेटिबल वैरायटीज का नाम लिखे। उन्होंने क्या किया, एक काम करो यार, नई नई वैरायटी और नई नई जीन मिल रहे हैं, इस ग्रुप 13 को यहाँ से हटा देते हैं, इसका नाम ही बदल दो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ग्रुप 13 को यहाँ से उड़ा दिया और इसका नाम क्या कर दिया, ओ ग्रुप। और यहाँ से S13 S14 S15 सॉरी ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 नया कंटिन्यू स्टार्ट करने लगे। तो चूंकि वैरायटीज नई नई डेवलप होने लगी, नए नए जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन मिलने लगे, तो ल्यूपिन एट ऑल ने 1977 में जो यूनिवर्सल डोनर का जो ग्रुप 13 नाम था उसको बदल के उन्होंने क्या नाम कर दिया, ओ ग्रुप कर दिया। और आज के डेट में हम लोग जो है इसे किस नाम से जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं जी? ओ ग्रुप के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप और लोग सभी लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो ओ ग्रुप है इसमें 4 वैरायटी आती है, याद रखेंगे। विवेक सेंसिटिव है, क्या है, विवेक सेंसिटिव है। VI से क्या हो गया, विस्टा। VE से क्या हो गया, वेगा। SE से क्या हो गया, सेनेका। और ST सेंसिटिव के ST से क्या हो गया, स्टेला। 4 वैरायटी याद हो जाएगा। पूछा जाएगा यूनिवर्सल डोनर या फिर ओ ग्रुप की वैरायटी का नाम बताओ, कौन सा वैरायटी है चेरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्टा और स्टेला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत पहले एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, विंडोज 7 के बाद विस्टा आता था, याद है? चलाए हो यस सर, चलाएं सर। आप लोग के टाइम में? तो विंडोज 10 ही आ गया था लगता है। सर एक्सपी से सर। एक्सपी वगैरह चलाए हो, विंडोज एक्सपी कंप्यूटर में? चलाएं सर। अब आवाज कम आ रही। यस सर, चलाएं सर विंडोज एक्सपी। चलाए है ना? यस विस्टा सर। बहुत जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक। तो जो बेगा ये टोटल सेंसा इसका एक ही वैरायटी है सर? नहीं, वेगा, सेनेका, स्टेला, विस्टा ये चारों अलग अलग वैरायटी है, तभी तो एक ट्रिक बना के बताया ना। ये सब जो है ओ ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ये सब यूनिवर्सल डोनर हैं, ठीक है? इसको किसी के साथ भी बिठा दो। तो ये इसका कहीं ना कहीं पॉलिनेशन और क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी वाला कंडीशन था। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो हमको जो है अगर मान के चलो चेरी में पॉलिनाइजर लगाने हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले फ्लावरिंग पीरियड, कि फ्लावरिंग पीरियड वो जो 2 वैरायटी हम लगा रहे हैं वो उसका क्या होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। दूसरा चीज हमको क्या करना है, बोथ वैरायटी जो हम पॉलिनाइजर लगा रहे हैं और कमर्शियल वैरायटी लगा रहे हैं उसका शुड नॉट हैव सेम
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एलिल, उसका जो एलिल है वो सेम नहीं होना चाहिए। सेम हुआ मतलब हो गया फिर दिक्कत। समझ में आ रहा? तो ये दो चीजों का हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो क्रेनिन ब्राउन ने क्या किया, ल्यूपिन ने क्या किया, ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? फ्लावरिंग का प्रॉब्लम इसमें क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनेशन के प्रॉब्लम को चेरी में सॉल्व किया गया है भैया। याद रखना, बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक, इसमें हम लोग जो है पॉलिनाइजर को तीन अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि पॉलिनाइजर में अगर हम लोग जो है दो वैरायटी तो एटलीस्ट हमको पॉलिनाइजर के रूप में लेना ही है। अब हम लोग ये ले सकते हैं कि दो वैरायटी पॉलिनाइजर हो गया और एक वैरायटी क्या हो गया, कमर्शियल हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि हमारे फील्ड में तो लगेगी तीन वैरायटी, ये कंपलसरी है, कंफर्म है ना। इन तीन वैरायटी में से कितने वैरायटी को कमर्शियल वैरायटी के रूप में लेना चाहते हैं और कितने को पॉलिनाइजर। अगर मान के चलो एक वैरायटी को आप कमर्शियल वैरायटी के रूप में लेना चाहते हो और बाकी दो को पॉलिनाइजर, तो आप कैसे लगाओगे? 60% पौधे लगाओगे कमर्शियल, 20% लगाओगे, 20% लगाओगे पॉलिनाइजर। पहला रेशियो ये हो गया। मान के चलो आप दो वैरायटी को कमर्शियल के रूप में लेना चाहते हो और वन वैरायटी को पॉलिनाइजर के रूप में लेना चाहते हो, तो आपका रेशियो क्या होगा? 40, 40 और 20। अगर आप जो है तीनों वैरायटी को पॉलिनाइजर के रूप में लेना चाहते हो तो आप कैसे लगाओगे? 34, 34, 32। ये रेशियो याद रखना। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा बट याद रखना। इन तीनों के अपने लेआउट हैं, ठीक है, वो लेआउट कभी समय रहा तो सीखेंगे। तो इस तरीके से प्लांटिंग होती है। 60-20-20 लिखा है मतलब एक कमर्शियल वैरायटी है बाकी दो पॉलिनाइजर। 40-40-20 लिखा है मतलब दो कमर्शियल वैरायटी है एक पॉलिनाइजर। 34-34-32 लिखा है मतलब तीनों एक दूसरे को पॉलिनेट कर सकते हैं और तीनों ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? सर थर्ड क्या लिखा है? तीनों वैरायटी आपके जो है कमर्शियल है। 34, 34, 32 ये परसेंटेज है कि 100 पौधे लगाए तो 34, 34, 32 ऐसे करके तीन अलग अलग वैरायटी लगाएंगे। एक सिंगल वैरायटी से तो काम होने ही वाला नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, यहां तक हुआ सभी लोगों का? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, और आगे कंटिन्यू पढ़ पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगर पढ़ पाओगे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि चेरी लंबा है तो 2 लेक्चर तो जाएगा ही, कल सुबह भी बैठना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहां तक हमारा पॉलिनाइजर फ्लावर के जितने भी चीजें थी वो कवर अप हो गई। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है अभी तक फ्लावरिंग वगैरह से रिलेटेड? मैं भी देख लेता हूँ, अगर कोई चीज छूटा होगा आप लोग को कोई डाउट होगा तो पूछिए। हाँ बताइए। सर ये लास्ट वाला तीनों कमर्शियल भी है और तीनों पॉलिनाइजर भी है ना? हाँ, तीनों का जीनोटाइप अलग अलग है तो एक दूसरे को पॉलिनाइज भी कर देंगे और तीनों को हम लोग कमर्शियल फॉर्म में ले भी रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है हम 3-4 वैरायटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उस टाइप की कंडीशन के लिए है। यस सर। ठीक, अब देखो हमने जो है क्या किया, पॉलिनेशन कर लिया, पॉलिनाइजर लगा लिया, वैरायटी लगा लिया, हमने रेशियो भी पढ़ लिया, हमने ओ ग्रुप के मेंबर्स भी याद कर लिए, सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होगा भाई, फ्रूट सेट। ठीक है, तो फ्रूट सेट के लिए हम लोग जो है 7 to 50% के मतलब सॉरी फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं। जिब्रेलिन का स्प्रे करके हम लोग जो है फ्रूट सेट बढ़ाते हैं। इसके अलावा डीपीयू, एनओएक्स से बहुत सारे हार्मोन है जिसको हम लोग मिक्स करते हैं। तो फ्रूट सेट इंप्रूव करने के लिए GA3 आप लोग याद रखेंगे, बेसिक कमांड के लिए आप लोग याद रखेंगे कि हमको कहीं पे भी फ्रूट सेट बढ़ाना है तो GA3 हमको टिक कर देना है। इसके अलावा हुआ तब आप लोग जो है NAA की ओर जाओगे। ठीक है, अब हमने जो है चेरी का फ्रूट सेट के फ्रूट तक हम लोग पहुंच गए। चेरी का फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के सारे जो फंडे थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। चेरी के फ्लावरिंग से रिलेटेड जो जो बातें थी वो सारी चीजें हम लोगों को लगभग क्लियर हो गई। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक चेरी का फ्लावरिंग? अब यस फ्लावर की सर। यस सर जितनी चीजें थी वो हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं चेरी के फ्रूटिंग स्टेज में। अब अगर हम लोग चेरी की फ्रूट सेट की बात करें तो GA3 के स्प्रे से हम लोगों ने इसका फ्रूट सेट बढ़ा लिया।
अब चेरी जो है अपने आप में अगर हम लोग देखें तो ये फिर कौन से टाइप का फ्रूट टाइप है, तो ये ड्रूप है। आप सभी लोगों ने चेरी तो देखा ही होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, पान में खाते हैं वो क्या रहता है, चेरी रहता है कि कुछ और रहता है? कुछ और रहता है सर। हाँ वो करौंदा। करौंदा होता है, ठीक है। और ये करौंदा चेरी हो गया। अब चेरी का फ्रूट टाइप अगर अपन देखें तो फिर वही बात है कि चेरी जो है आउटर स्किन होता है एक एपिकार्प, बीच में मस्त पल्प होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोकार्प, और एंडोकार्प तो सीड में जाके चिपका हुआ रहता है। सीड के अंदर आपको क्या मिलता है, एमिगडेलिन देखने को मिलता है। तो फ्रूट हो गया आपका ड्रूप। इसकी अगर हम लोग एडिबल पार्ट की बात करें तो भैया याद रखेंगे एपिकार्प एंड मीजोकार्प, ये इसका एडिबल पार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस ठीक, जहां तक क्षमता रहेगा बताइएगा, जहां ज्यादा होने लगेगा रोक देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पास क्या हो गया आपका मीजोकार्प और एपिकार्प जो है इसका एडिबल पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको याद रखना है चेरी एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसको कैनिंग करते हैं विदाउट पीलिंग। इसको बिना पील किए कैनिंग कर सकते हैं भैया। ये क्वेश्चन सीटी में ऑलरेडी एक बार आ चुका है 2018 में, एक बार खोल के देखना छत्तीसगढ़ में। तो चेरी एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसको हम लोग विदाउट पीलिंग कैनिंग कर सकते हैं। ये दो तीन बात इसके फ्रूट के बारे में क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं इसे फ्रूट की ग्रोथ कर्व की बात करूं तो चेरी का ग्रोथ कर्व किस प्रकार का होगा, सेम वही जो आलमंड, पीच, एप्रिकॉट का पढ़ा हुआ है, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। यही आपको यहाँ पास भी देखने को मिलता है। अगर मैं स्टेज की बात करूं तो कितने स्टेज होंगे जी? 3। 3 थ्री। क्या क्या होगा? रैपिड, रैपिड स्लो स्लो, रैपिड। रैपिड। रैपिड स्लो रैपिड। रैपिड में क्या होगा आपका, वही एंडोस्पर्म, एंड स्लो नेचुरल। में पीट हार्डनिंग, पीट हार्डनिंग, और क्या होगा, एम्ब्रायो डेवलप होगा। इसमें एम्ब्रायो एंडोस्पर्म और न्यूसेलस डेवलप होगा, और इसमें क्या होगा, फाइनल सेल। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? अब देखो इसके फ्रूटिंग में हमको बहुत ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। फ्रूटिंग में ऐसा बहुत बड़ा चीज है वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ चेरी का जो फ्रूट है ना उसमें एक प्रॉब्लम आती है फ्रूट क्रैकिंग की, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस फ्रूटिंग वाले प्रॉब्लम को हम लोग एक लाइन में खत्म कर सकते हैं कि हाँ भाई फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है, इसके ये रेजिस्टेंट वेराइटी है और इस कारण से आता है। और जब तक आप लोग चेरी के फ्रूट क्रैकिंग को डिटेलिंग में नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। चूंकि इसका फ्रूट क्रैकिंग एक डिफरेंट फिजियोलॉजी को फॉलो करता है तो आप लोगों को वो चीज अच्छे से समझना चाहिए। तो चेरी के फ्रूट में एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने पोमग्रेनेट देखा, आप लोगों ने लीची देखा, आपने कई क्रॉप देखा। एक बोरॉन डेफिशिएंसी होता है, दूसरा मॉइस्चर फ्लक्चुएशन और वाटर फ्लक्चुएशन के कारण हमको फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती थी। ये चीज याद है सब लोगों को? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास फ्रूट है तो क्या होता है, अगर मान के चलो आपने बहुत दिन तक पानी नहीं दिया तो ये रूट से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इसका आउटर कवरिंग हार्ड हो जाता है, याद है। और जैसे ही आप अचानक एक दिन खूब सारा पानी देते हो तो इसके अंदर का पल्प ग्रो होने लगता है, लेकिन आउटर कवरिंग जो है हार्ड हो जा रहता है, जिसके कारण इसमें क्रैकिंग आ जाता है। एक बेसिक फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? यस सर। जो न्यू बैच वाले हैं यस उनको सर। अभी मैं डिसऑर्डर के सेक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए कि हाँ भाई क्या होता है कि जब आप पौधे को भरपूर पानी देते हो तो ये आउटर जो कवरिंग है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये फैलते जाता है, अंदर में पल्प का ग्रोथ होता है और ये फैलते जाता है। पर 20-30 दिन के लिए कंटिन्यूसली अगर वाटर का स्ट्रेस पड़ जाए तो क्या होता है, आउटर कवरिंग जो है हार्ड हो जाता है, और उसके बाद 15-20 दिन बाद अगर अचानक से पानी दोगे तो ये पल्प तो फिर से ग्रो करने की कोशिश करेगा, लेकिन आउटर कवरिंग हार्ड है तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और फ्रूट क्रैकिंग इस प्रकार से होती थी। तो यहाँ पर जो फ्रूट क्रैकिंग है वो क्यों हो रही है कि जड़ से उसको प्रॉपर मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करने को नहीं मिल रहा है। जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, पौधे के रूट जोन में हो रहा है। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन चेरी में जो क्रैकिंग होती है इसका फिजियोलॉजी अलग है। चेरी में जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो किसके कारण होती है पता है?
अगर मान के चलो रेन से पानी गिरा, रेनफॉल के कारण क्रैकिंग वहां भी होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन वहां पे रेनफॉल के कारण क्रैकिंग कब होती है? जब जड़ से पानी एब्जॉर्ब होके फ्रूट तक आता है। यहाँ पे फ्रूट से पानी को फ्रूट जो है ना डायरेक्टली अपने सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक बात बताओ, पानी गिरेगा तो फ्रूट सरफेस में थोड़ा बहुत पानी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा सर। तो ये वहीं से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमको चेरी के फ्रूट के लेयर को समझना पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि चेरी के अगर फ्रूट की बात करें तो चेरी का जो फ्रूट है उसमें टोटल 3 लेयर पाए जाते हैं। एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल, दूसरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, और तीसरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। ठीक है, चेरी के स्किन के कितने लेयर हो गए? ये स्किन के लेयर है भैया, टोटल 3। इसमें सबसे पहला लेयर है जिसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकल, ये सबसे आउटर लेयर होता है चेरी का। ठीक है, ये क्या होता है, अपने आप में वैक्सी नेचर का होता है। तो आउटर कवरिंग होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, सबसे बाहरी कवरिंग होता है। ठीक है, और ये कौन से नेचर का होता है? वैक्सी नेचर का होता है। इसके जस्ट नीचे एक लेयर मौजूद होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस के ऊपर ही ये क्यूटिकल का लेयर होता है, एपिडर्मिस के ऊपर ही ये जो वैक्सी लेयर है वो चिपका रहता है। याद रखेंगे, ये जो ये एपिडर्मिस होता है ये कहीं ना कहीं एक थिक लेयर होता है, जबकि क्यूटिकल क्या होता है, बहुत पतला लेयर होता है। तो इसके नीचे क्या हुआ, मान के चलो ये क्या हो गया, इसका क्यूटिकल हो गया। अब ये जो थिक लेयर होता है ना, इसमें एक खास चीज होती है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। और ये लेंटिकल्स का काम क्या होता है? यस सर, गैस एक्सचेंज का काम होता है, एक्सचेंज। जो कि भविष्य में विथ मेच्योरिटीज की एक्सचेंज करने की काम जो है वो फंक्शन खत्म हो जाती है। मतलब ये शुरू में किस चीज के लिए होता है? लेंटिसेल्स गैस और मॉइस्चर के एक्सचेंज के लिए होता है, पर जैसे जैसे फ्रूट मेच्योर होने लगता है हमको गैस और मॉइस्चर के एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये नॉन फंक्शनल होने लगता है। ठीक है, कि यहाँ से ट्रांसपिरेशन लॉस वगैरह भी होता है और बाहर से गैस भी आता है। ठीक है, और इसके नीचे एक लेयर मौजूद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये 3 से 7 लेयर होते हैं नीचे में, और इसके नीचे फिर फाइनली आपका फ्लैश यानी कि गूदा या पल्प जो है वो मौजूद होता है। वो किसके नीचे होता है? बिलो हाइपोडर्मिस। क्लियर है ये चीज सब लोगों को? लेयर, तो सबसे ऊपर में क्या लेयर मौजूद है? क्यूटिकल, वैक्सी लेयर। उसके नीचे एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। और लास्ट में क्या आता है? हाइपोडर्मिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाला लेयर, जिसके नीचे फिर फाइनली फ्लैश मौजूद होता है। ये क्लियर है यहाँ तक का इसका मॉर्फोलॉजी? ठीक है, यस सर। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्रैकिंग में। ठीक है, अब इसको रिलेट करना आप लोग। सर थोड़ा स्लाइड, सर हाँ थोड़ा स्लाइड नीचे करिए। हाँ ठीक है, अब देखो क्रैकिंग की अगर अपन बात करें तो क्रैकिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रैकिंग जो है रूट जोन से वाटर एब्जॉर्ब होके आता है, और वाटर फ्लक्चुएशन रूट जोन में होने के कारण कहीं ना कहीं पानी मतलब फ्रूट में क्रैकिंग आता है। तो इसमें भी क्रैकिंग के लिए जो पहले पहले जमाने में जो कॉन्सेप्ट था लीची में, वो यही कहते थे कि रेनफॉल के बाद इसमें क्या आता है, क्रैकिंग आता है। कभी भी पानी गिरता है ना तो आपका जो चेरी है उसमें क्या आ जाता है, क्रैकिंग का समस्या आता है। तो लोग क्या मानते थे, पहले जो रेन वाटर जमीन में गिरा, रेन वाटर जो गिरा उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब द रूट। रूट सिस्टम जो है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद ये वाटर को कहाँ मूव करता है, मूव टू फ्रूट, और उसके बाद क्रैकिंग आता है। ऐसा हम लोग बाकी सारे क्रॉप में देखते हैं। आप लोगों ने ये चीज बहुत सारे क्रॉप में देखा हो ऑलरेडी, देखे हो ना, मॉइस्चर यस सर। फ्लक्चुएशन के कारण भी। हाँ, तो पहले चेरी में भी यही माना जाता था कि ये जो चेरी में क्रैकिंग होता है ये रूट जोन के द्वारा पानी एब्जॉर्ब होने के कारण होता है, मॉइस्चर फ्लक्चुएशन होता है, आउटर कवर हार्ड होता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट मानते थे। पर फिर लेटर ऑन रीसेंट स्टडीज जो हुई उसके बेसिस पे ये देखा गया कि भाई ये जो रेन वाटर है ना, ये रेन वाटर रूट वूट से नहीं आता है। जब एक पत्ती में पानी गिरता है तो ये पानी जो है फिल्म के फॉर्म में कुछ देर के लिए फ्रूट के अंदर रहता है कि नहीं? जो कि बाद में धूप पड़ा या हवा चला तभी तो ये उड़ेगा नहीं। नहीं तो आप लोग कई बार पानी गिरता है तो देखते हो ना,
गुआवा वुआवा के प्लांट में देखे होगे, फ्रूट में जो है पानी का एक लेयर चिपका रहता है, देखे हो कि नहीं देखे हो, वहीं पे रहता है उसकी स्किन में। तो ये रेन वाटर यस जो सर। है क्या होता है, जब पानी गिरता है ना तो ये किस में रह जाता है, स्किन में रह जाता है। और स्किन में जब ये रेन वाटर रहता है तो फ्रूट से ये जो है जड़ से ना आके ये डायरेक्टली कौन एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द स्किन। ये जो वाटर है ये डायरेक्टली कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, स्किन से। हमने तो ऑलरेडी देखा है ना कि स्किन के जो एपिडर्मल लेयर है उसमें छोटे छोटे पोर स्पेस मौजूद है जिसे हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, वहीं से ये एब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं से क्रैकिंग की शुरुआत होती है। तो इसमें जो फ्रूट है उसमें क्रैकिंग कहाँ पे होता है भैया, जब ये फ्रूट जो है वाटर को अपने स्किन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। अब मान के चलो कोई एक फ्रूट है जो बहुत ज्यादा फर्म है, अब बहुत ज्यादा टाइट है फ्रूट, अब उसमें जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा ग्रोथ तो आएगा ना। भाई आप पानी पीते हो तो पेट फूलता है ना, है कि नहीं। तो भाई वो भी पानी अंदर ले रहा है तो पौधा फ्रूट तो फूलने की कोशिश करेगा। तो जो फ्रूट ज्यादा फर्म होंगे उसमें क्रैकिंग आने की संभावना होगी कि नहीं होगी, होगी सर। समझ रहे हो। तो जो ज्यादा टर्जिड फ्रूट होते हैं ना, ज्यादा फर्म फ्रूट होते हैं, उसमें क्रैकिंग आ जाती है। तो क्रैकिंग का बस एक यही डिफरेंस है कि भैया उधर रूट से होता था, यहाँ कहाँ से होता है, उसके स्किन से होता स्किन। है। ठीक है, याद रखेंगे। फ्रूट क्रैकिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में पढ़िए। और एक मैं बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोग को, जैसे कि जितना ज्यादा फॉर्मनेस होगा क्रैकिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे। 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 तो क्रैकिंग के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके अलावा वार्म एयर टेम्परेचर, अगर एयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो क्रैकिंग होने की संभावना बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। बढ़ेगी, क्योंकि पानी आएगा तो अचानक से ठंडा कर देगा। ठीक है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर हाई है तो क्रैकिंग बढ़ेगा कि घटेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही समझाना चाह रहा था। याद रखना, स्मोटिक अगर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल लिख लो इसको, अगर हाई है तो आपका क्रैकिंग की संभावना बढ़ती है। अब ये कैसे होता है, किसी भी चीज का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कब ज्यादा होगा, जब उसमें सॉल्ट या शुगर का कंसंट्रेशन हाई होगा, तभी तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, समझ रहे हो। शुगर यस सर। कंसंट्रेशन ज्यादा यस। होगा तभी तो वाटर का मूवमेंट होगा ना। तो भाई शुगर कंटेंट मान लेते हैं पौधे का हाई है, तो मोर शुगर कंटेंट मोर क्रैकिंग। अगर फ्रूट में शुगर कंटेंट ज्यादा है तो क्रैकिंग भी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, मान के चलो ये फ्रूट है और फ्रूट के अंदर ये शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ पास पानी आके गिरा, है कि नहीं। अब पानी जैसे ही आके गिरा, यहाँ पास तो छोटा छोटा छेद है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। अब यहाँ पे तुरंत इस पानी के बीच में और इस फ्रूट के अंदर के लेयर के बीच में एक ऑस्मोसिस का प्रक्रिया चालू होगा, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पानी हाई कंसंट्रेशन में कहाँ है, बाहर की ओर है, और अंदर में शुगर ज्यादा है, मतलब पानी का कंसंट्रेशन बाहर के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। कम होगा। तो ये पानी अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा ना, तो भैया चूंकि अंदर में शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ये बाहर में जो पानी होता है वो अंदर आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं जितना ज्यादा शुगर कंटेंट, जितना ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उतना ज्यादा उम्मीद है किसकी, क्रैकिंग होने की, पानी की एब्जॉर्ब होने की। क्लियर है। यस सर। तो क्रैकिंग में यही यस सर। मैकेनिज्म है इसका। इसका मैं कंट्रोल आप लोग को अच्छा, इसीलिए जितना ज्यादा राइपनिंग होता जाएगा उतना ज्यादा शुगर कंटेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जितना ज्यादा राइपनिंग होगा उतना ज्यादा लेंटिसेल्स इनएक्टिव होते जाएंगे, तो उतना ज्यादा क्रैकिंग की समस्या बढ़ती है। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल, हार्वेस्ट फ्रूट बिफोर रेन। एक तो रेनफॉल से पहले ही हार्वेस्ट कर लो। दूसरा, विंड मशीन लगाओ फील्ड में। विंड मशीन लगाने से क्या होगा, कूलर चलाओगे तो कपड़े में रखा, बरसात में जब पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है तो अंदर में अपने कपड़ों को कूलर या पंखा के सामने सुखाते हो कि नहीं सुखाते हो, यस सर। क्यों, क्योंकि हवा चलता है तो वो जल्दी सूखता है। तो वही विंड मशीन या ऑर्चर्ड हीटर, इनका उपयोग करके वो पानी को जो फ्रूट के ऊपर लगा रहता है उसको रिमूव करने की कोशिश किया जाता है। क्यों किया जाता है, रिमूव वाटर फ्रॉम स्किन, स्किन से वाटर रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग कर सकते हैं। अब बताओ भैया एंटी ट्रांसपेरेंट कैसे काम करता होगा,
जैसे कि सैलिसिलिक एसिड याद है? एंटी ट्रांसपेरेंट क्या काम करता होगा? एंटी ट्रांसपेरेंट का क्या काम होता है? ट्रांसपिरेशन को ट्रांसपिरेशन को रोकता रोकना। होगा सर। रुकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ट्रांसपेरेंट को रोकता है मतलब फ्रूट से निकलते हुए पानी को ये बाहर नहीं आने देता, मतलब ये क्या है, वाटरप्रूफ लेयर है कि नहीं है? है सर। तो भैया जब ये बाहर नहीं जाने देता तो बाहर पानी के अंदर आने देगा? नो सर। तो ये क्या करता है, रेन वाटर को अंदर ही आने नहीं देता, ये वाटरप्रूफ लेयर बन जाता है। इस तरीके से आप जो है क्रैकिंग को रोक सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बोरॉन, बोरॉन का स्प्रे करते हैं। बोरॉन स्प्रे करने से क्या होगा, सेल की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, तो ब्रेक होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा आप कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हो। कैल्शियम जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, आपका क्रैकिंग भी रिड्यूस होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब मेरे को लग रहा है कितने 20 ही लोग बचे हैं ना। ठीक, चेरी जो है आप लोगों का फ्रूट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फ्रूट ग्रोथ कर्व, फ्रूट ग्रोथ और फ्रूट में आने वाला प्रॉब्लम, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चेरी में फ्रूट क्रैकिंग के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी लिख लीजिए। तो रेजिस्टेंट वैरायटी है सैम, सुई, क्रिस्टीन। ठीक है, मैं इसके लिए आप लोग को ट्रिक बता दूंगा लास्ट में कैसे याद कर सकते हैं, अभी आप लोग बस नोट कर लिए रहिए। ठीक है, लिख लीजिए रेजिस्टेंट वैरायटी सैम, सुई, क्रिस्टीन, विक्टर, विस्काउंट, ल्यूपिन, ये सब इसके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने लोग क्रिकेट देखते हैं, VVS लक्ष्मण करके एक बहुत पुराने क्रिकेटर होते थे टेस्ट मैच के, याद है? यस सर। VVS लक्ष्मण, विन क्रिस्टीन करके एक ट्रिक याद रखना। V फॉर विक्टर, V फॉर विस्काउंट, S फॉर सैन और सुई। ठीक है, L लक्ष्मण से हो गया ल्यूपिन, और विन से एक और वैरायटी है इसमें। ठीक है, वो मैं आप लोग को बता दूंगा, क्रिस्टीन एक याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ वैरायटीज को आप याद कर सकते हैं। ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा ही। तो इस तरीके से सर आप लोग बिंडसोर है ना, क्रैकिंग को पूरा, क्या बोल रहे हैं? एक बिंडसोर वैरायटी है ना इसकी, कौन सी? बिंडसोर। पिंडसोर, पिंडसोर पता नहीं, वेराइटल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा याद नहीं है मुझे भी। तो होगा, अगर दिया हुआ है कहीं पे तो होगा। वैरायटी के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफर्मली कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, विंडोर, विंडसोर बोल रहे हो? स्पेलिंग यस यही सर। है क्या? यस सर। हाँ हाँ हाँ, ये है। ये विन क्रिस्टीन जो है ना, ये विन जो ट्रिक है वो इसी के लिए है, विंडसोर। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग अभी के डेट में चेरी के लिए याद रखिए। कल मॉर्निंग में मैं आप लोग का एक और क्लास लूंगा, उसमें हम लोग चेरी को पूरा फिनिश कर देंगे। तो कल हम लोग चेरी खत्म करेंगे, उसके बाद आइदर स्ट्रॉबेरी या तो नट क्रॉप हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग 1.5-2 घंटे की क्लास के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। आप लोगों का हम लोग जो है नट क्रॉप को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग जो है प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चेरी का काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आई? यस। यस यस सर। सर। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग चेरी को फिनिश करेंगे। ठीक है।